नमस्कार की भारत खबर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश में चल रहे लोकसभा के बारे में। तमाम पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे, सबके अपने अपने वादे हैं, लेकिन इस बीच जनता को क्या मिला पिछले कुछ सालों से, इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा सरकार की, या यूं कहें कि मोदी सरकार की। 2014 में बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे लेकर मोदी सरकार जमीन पर कितनी धरातल पर उतर पाई है, या अब तक जितने उन्होंने वादे किए थे कितने पूरे हुए हैं, इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं राजेश यादव जी। राजेश जी से हम बात करेंगे कि 2014 के बाद 2024 तक की जो राजनीति है, कितना बदलाव देखते हैं, और जितने भी वादे करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी, कितने वादे पूरे हुए। राजेश जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हेलो जी, पहले तो अपने जनता को नमस्कार कहना चाहेंगे। 2014 का लोकसभा चुनाव भारत की बदलती हुई राजनीति का वह दौर था, जो राजनीति में एक तरह से यह दिखाया गया कि काला धन, 2 करोड़ रोजगार और सबके खाते में 15 लाख रुपए। जब 15 लाख रुपए की बात है, उसे तो मैं मान सकता चुनावी फंडा था हुआ है, जनता उसे एक समझ कर एक ढकोसला समझ के भूल जाए। लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी, जो सरकार मोदी सरकार आई थी, उसमें सबसे बड़ा दावा था 2 करोड़ रोजगार, और जनता का जो मुद्दा था वो महंगाई का मुद्दा था। उस समय 2-4 रुपए चीजों का दाम बढ़ता था, उसको लेकर के लोग सड़कों पर उतर जाते थे। लेकिन आज आप देखिए, जो चीजें उनका दाम दुगना किया जा रहा, फिर भी लोगों सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार का जो नया मैनिफेस्टो आया है, क्या पुराना मैनिफेस्टो मोदी सरकार ने पूरा किया? 2 करोड़ का रोजगार की बात, मैं 15 लाख की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो चुनावी एजेंडा था, लोगों को वो एक तरह से लोगों को छलावा था, उसे भूल जाए जनता। लेकिन क्या युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार मिला? क्या युवाओं को, जो देश की जनता है 70 करोड़ की, 140 करोड़ की जनता, क्या किसी महंगाई से निजात मिली? क्या हवाई चप्पल में चलने वाला एरोप्लेन में सफर कर रहा है? आज ट्रेन की दशा देख लीजिए। इन तमाम मुद्दों से बीजेपी सरकार फेल हो गई है। जब मैं आपको एक तरफ पीछे लेना चाहूंगा कि मनमोहन सरकार, उसमें उन्होंने जब 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई आलोक जी, तो उसमें सब कुछ सही से लिखा गया था कि सड़कों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, सड़कों का एक तरह से नया जाल बिछाया जाएगा, क्योंकि भारत की आबादी बढ़ गई है, पुरानी सड़कों से काम नहीं चलेगा, नए पुल बनाए जाएंगे, नई तरह की नीतियां होंगी, गाँवों को शहरों से जोड़ा जाएगा। ये तमाम नीतियां जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना की थी, इसी योजना को उठा करके बीजेपी सरकार ने नीति आयोग बना दिया। तो रही बात अब बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की, तो मैं यह कहना चाहूंगा, क्या बीजेपी, क्या मोदी सरकार 15 लाख रुपए की बात छोड़ करके युवाओं के जो भविष्य की बात, 2 करोड़ की बात, रोजगार की, उन्होंने पूरा किया? महंगाई से मुद्दे को पूरा किया? मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार जनता के बीच में आई थी और हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र पे अटक गई, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, विकास की बात करें तो विकास तो हुआ नहीं, लेकिन लोग हास्यास्पद में कहते हैं विकास पैदा हो गए। बच्चे विकास नाम से पैदा हो गए, लेकिन विकास भाजपा सरकार नहीं कर पाई है। रही बात मंगलसूत्र की, तो बहुत से ऐसे वीडियो प्रधानमंत्री, अगर हम यह कह दें इसमें देश के प्रधानमंत्री नहीं है, इसमें अगर प्रचार मंत्री कहा जाए, देश का प्रधान प्रधानमंत्री कहा जाए, तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की बातें उन्हें शोभा नहीं देती है। जैसे इस श्लोक कहा जाता है कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, जैसे हंसों के टोली वकला शोभान में नहीं होता है, वैसे प्रधानमंत्री के मुख से इस प्रकार के शब्द सुशोभित नहीं होते हैं। और मंगलसूत्र की रही बात, तो किस मंगलसूत्र की बात करते हैं, किस पवित्र बंधन की बात करते हैं, जिस पवित्र बंधन को उन्होंने छोड़ दिया उसकी बात करते हैं। 140 करोड़ की जनता का तभी आप भागीदार हो सकते हैं, तभी आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, जब उस पर आप अमल करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा 1-2 पंक्ति बताना चाहूंगा। एक बालक था, बहुत गुड़ खाता था, वो बीमार हो गया और वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी नारी पकड़े, देखे तो बोले कि जो है 1 हफ्ते बाद आना। उसका बाप बोला मेरा बेटा मर जाएगा, 1 हफ्ते बाद आना, ये कौन सी बात हुई, कई हफ्ते बाद आना। तो वही मंगलसूत्र की बात मैं बता रहा हूं आपको कि जब 1 हफ्ते बाद आया तो वैद्य जी बोले कि अपने बेटे को बोल दो गुड़ न खाए। तो वो बोला, जो है उसका पिता बोला कि अरे वैद्य जी, आप तो उस दिन बोल सकते थे कि गुड़ ना खाए, इतनी बड़ी 1 हफ्ता आप बिता दिए इसके लिए। तो बोले कि देखो बेटा, बात यह थी कि मैं स्वयं गुड़ खाता था, इसलिए मैं आपके बेटे को सलाह कैसे दूं?
अब मैंने गुड़ छोड़ा और छोड़ने में मुझे कितना दिक्कत हुई, उसके बाद मैंने सलाह दिया कि गुड़ न खाया तो बेटा सही हो जाए। तो वही मंगलसूत्र, जिस मंगलसूत्र की देश के प्रधानमंत्री यशोदा बहन की गलों में लटकना चाहिए था, विरोध देखने को मिल रहा है जनता के बीच में। तो जनता का विरोध क्यों नहीं होगा आलोक जी? आप किसकी बात करते हैं? पुलवामा जैसे शहीदों की, जिनके गले से 40 शहीदों की विधवाओं पर मंगलसूत्र उतर गया, क्या उनकी बात करते हैं आप? ऐसे मंगलसूत्र रक्षा करने की बात करते हैं? सब पूरे भारत में मैं कहता हूं, अभी किसी विपक्ष के पास पैसा पता लग जाता है और 360 किलो का आरडीएक्स आज तक नहीं पता चला वो धुआं कहां से उठा, आया कहां से कहां गया। बाहर बीजेपी सरकार जिसकी ढोल पीटती है, और कौन सा ढोल पीटती है कि विपक्ष के पास ईडी सीबीआई लगा दो, और आरडीएक्स का आज तक पुलवामा का कुछ पता नहीं हुआ। 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मतदान का जो स्तर देखने को मिल रहा है, जो गिरावट देखने को मिल रही है, इससे जो राजनीतिक विश्लेषण है वो ये 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जिस तरीके से मतदान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, इससे ये साफ अंदाजा हो जाता है कि जनता के अंदर चुनाव को लेकर या भारत के राजनीति को लेकर उत्साह नहीं है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या इससे आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है या विपक्ष को एक संजीवनी मिल सकती है? इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखो आलोक जी, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की रही बात, तो डेमोक्रेसी जो है ना, ये भारत डेमोक्रेसी का देश है। अब चुनाव जो मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से गुहार लगाई है, लेकिन गाजियाबाद के डासना में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उनके वोट नहीं डालने दिया गया। यह क्या चुनाव प्रतिशत कम होने के कारण नहीं है? उन्हें लाइनों में खड़ा कर दिया गया। वहां की जो लोकसभा प्रत्याशी थी उन्होंने भी गुहार लगाई, डीएम तक गुहार लगाई, नहीं सुना गया। ये क्या है? धांधली है। यह वोट परसेंट नहीं हुआ, अधिकारी साफ तौर पे कहा जा रहा वहां पर कि आपका वोट डाल दिया गया, आप लोग जाओ। ये मतदान के साथ चुनाव आयोग क्यों निष्पक्ष नहीं करा रहा है? एक मत जनता का तय करेगा आपकी सरकार बनेगी या किसी और की बनेगी। रही चुनावी जो प्रतिशत कम हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं जो कहा जाता है ना कि गुंडागर्दी देखा जाए या अधिकारियों का हस्तक्षेप देखा जाए, यह देखने को मिला है। क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो वोट डालते हैं, उनका वोट कितना है? 5% मैं मानता हूं। जो गरीब जनता है देश की ना, 70% जनता वो तय करती है कि किसकी जीत होगी, वह तय करती है। ये जो वोट का समीकरण घट रहा है, यह कहीं न कहीं दबाव बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री अगर मंच पर अपने विकास कार्यों की बात ना करके, आज भी वही स्थिति है 2014 से 2024 तक हम पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का एक ही बयान बार बार मंच से गांधी परिवार, नेहरू परिवार को घेरने के अलावा उन्होंने हिंदू मुसलमान पर उतर आए और बहुत जल्द ही आपको तीसरे चरण के चुनाव से पहले पाकिस्तान भी नजर आएगा देश के राजनीति में, देश के चुनाव में। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो आलोक जी, मैं ये कहना चाहूंगा, गांधी परिवार को बार बार घेरना अब गलत है, क्योंकि 5 साल जो सत्ता में आप नहीं थे, सत्ता में 2014 से पहले सत्ता में नहीं थे, खूब आपने गांधी परिवार घेरा, आप सत्ता में आ गए, लेकिन 10 साल की उपलब्धियां आपकी क्या है? आपकी जो 10 साल की उपलब्धियां हैं, क्या भरे मंच से जो मंच पर आप सजाते हैं, क्या उसमें जनता का पैसा नहीं लगता है? कितने करोड़ रुपए लगते हैं एक मंच सजाने में, एक प्रधानमंत्री के पूरी सुरक्षा में, एक प्रधानमंत्री को भाषण देने में, एक प्रधानमंत्री को पूरी सुरक्षा देख रेख करना और वहां पे जनता को एकत्रित करना, गाड़ियों को ले जाना, इतनी बड़ी भीड़ को एकत्रित करना, पैसा नहीं लगता है देश का? वो पैसा आएगा कहां से? ये जनता का खून चूसा जा रहा है और आप पहुंच करके वहां पर हिंदू मुसलमान के वक्तव्य को आप परिभाषित कर रहे हैं। भाई साहब, आप यह बताएं आप लोग कि आपने 10 सालों में किया क्या? आप जनता को बता दो, भैया मैं तो 15 लाख रुपए नहीं दे सकता, लेकिन 2 करोड़ का रोजगार आप लोगों को दे दिया। अब इनका कहना है कि आप लोग स्वावलंबी बनिए, पकौड़ा कर लिए। भाई साहब, आपने तो बना दिया, बहुत बढ़िया, आप क्रेडिट कार्ड ले लो। 2014 से पहले आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपके पास कर्जे थे?
आज हर व्यक्ति के पास बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऐसे बना दी है कि आप क्रेडिट कार्ड से लोन ले लो, आप वहां से लोन ले लो, आप लोन चुकाने चक्कर में उस क्रेडिट कार्ड का दोगुना करेंगे पैसा जमा, आप फिर भी नहीं जमा करेंगे, कहीं न कहीं आप आत्महत्या करेंगे। जो प्राइवेट लोग हैं वो आप पर दबाव बनाते हैं, लोग फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। ये सरकार की नीतिगत व्यवस्थाएं हैं और यही व्यवस्था अगर देश में रही तो आने वाला जो कल है बहुत ही दुर्गम होगा, बहुत ही विकट होगा, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार की जा रही है। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर बात मुसलमानों की जाए तो 2014 के बाद चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, अल्पसंख्यक आयोग का मामला हो, पसमंदा मुसलमान का मामला हो, बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके भलाई के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए कई अच्छे काम किए हैं। लेकिन इन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार जनता के बीच में जा सकती थी, मुसलमानों को भी अपना बता सकती थी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मुसलमानों को घुसपैठी बताना पड़ा? क्या मजबूरी थी भाजपा सर मोदी की? देखिए, मोदी सरकार के आरोप से आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के प्रति काम किया गया। देखो, एक होता है कि सामाजिक काम करना, एक होता है सामाजिक सोशल काम करना, एक होता है कि डेवलपमेंट करना। तो आप सोशल काम करें या डेवलपमेंट करें, आपकी जो सरकार आई थी वो सोशल के लिए आई थी या डेवलपमेंट के लिए आई थी? आप जब देश में सत्ता बनाए नहीं थी आपकी, तो आप डेवलपमेंट की बात करते थे, विकास की बात करते थे, पेट्रोल के दाम कम करने की बात करते थे, आप महंगाई कम करने की बात करते थे। तब हिंदू मुसलमान का सुबड़ा आप नहीं फोड़ते थे, आप डेवलपमेंट के अच्छे अच्छे सपने दिखाते थे कि आदमी मलाई हाथ से नहीं खाएगा, सीधा उसके मुंह में मशीन से आ जाएगा। वही सपना देख करके आपको लोगों ने वोट किया। आज वही वोट हिंदू मुसलमान पर आगे अटक गया। ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी, कौन सी मजबूरी आपकी आ गई? भरे मंच से, जिस मंच को सजाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, वहां से अपने विकास की बात कर लीजिए, अपने उत्थान की बात कर लीजिए, आपने जो 10 सालों में काम किया उसकी बात कर लीजिए। अरे हिंदू मुसलमान तो यह देश है, होता रहेगा। आजादी में अगर मुसलमान चले गए तो होते, तो आज मुसलमानों की बात नहीं होती। अगर वो हैं तो भारत के नागरिक हैं, उनके ऊपर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? कानून सबका होता है, कानून हर नागरिक के प्रति उसकी सुरक्षा देता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो हिंदू मुसलमान की बात छोड़कर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अपने कार्यों की अवहेलना जो जनता कर रही है उसे बताना चाहिए कि मैंने ये काम किया है, आप लोग यह काम आप अगली बार करूंगा। लेकिन जब पिछला ही काम नहीं पूरा हुआ, नया मैनिफेस्टो बना दिया गया, 2047 का बनाया गया है। अरे भाई, कितने मरेंगे कितने जिए, खुद अब आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 2047 का सपना आप देख रहे हैं। अभी आप तो जो युवा हैं, 2047 में उम्र क्या होगी? जो आज 25 साल के होंगे, 47 साल का फॉर्म भर पाएंगे, 2047 में उनको नौकरी मिलेगी? एक आखिरी सवाल आपसे, अभी हाल ही में अमित शाह का एक बयान आया था आरक्षण को खत्म करने के लिए। एक बड़ा मुद्दा है, उन्होंने, हमें लगता है कि विपक्ष को एक तोहफा दे दिया है। क्या मानते हैं? देखो, आरक्षण की रही आलोक बात यह आलोक जी की आरक्षण देश में इसलिए बनाया गया था कि जो निम्न तबके के लोग हैं वो विकास की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में अपने आप को स्टैंड करें, अपने आप को वहां खड़े हो, जिससे निम्न तबके की जो विकास वो थोड़ा सा बढ़े और लोग जागरूक हो। इसके लिए बनाया गया था। आरक्षण खत्म करना यह उन जातियों के लिए, उस समुदायों के लिए आप सबसे बड़ा हथौड़ा मार रहे हैं जो 70% देश में है। और देश में 70% ऐसी आबादी है जो आरक्षण के तहत उनका उत्थान हुआ है, वो विकास की मुख्य धारा में आए हैं। अभी आपको बता दें कि 15 प्रोफेसरों की भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। अभी TV9 का रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि 11 जो कि वहां क्षत्रिय की भर्ती कर दी गई। यही आरक्षण नहीं है? अगर आरक्षण की धांधली नहीं तो है क्या? आप सोचिए, इस प्रकार की अगर व्यवस्था आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा? इन गरीबों का क्या होगा? उन जंगल में बैठे मजदूरों का क्या होगा? वो लकड़ी चुनने वाले का जब बेटा इस आरक्षण के तहत IAS बनता है, क्या वो बन पाएगा? इस बार की विचारधारा अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के द्वारा बोला जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छे वक्तव्य की बात की जा रही, बड़े अच्छे डेवलपमेंट की बात की जा रही है। कहीं न कहीं ये विरोधाभास पैदा किया जा रहा है लोगों में, आपसी जो सामंजस्य उसको तोड़ा जा रहा है, कहीं न कहीं लोगों को दिखाया जा रहा है, डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अभी किसको धमकाया जा रहा है? सोचिए, 70% जनता अगर नाराज हो जाएगी तो 2014 वाला समीकरण आपको याद आ जाएगा कि जिससे पहले आप संघर्ष करते थे 70 साल, फिर आप संघर्ष जीवन भर करोगे। मुझे नहीं लगता कि सत्ता बना पाओगे।
एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण में मुद्दा विकास था, दूसरे चरण में घुसपैठी, मुसलमान और मंगलसूत्र आ गया। तो क्या आपको लगता है कि तीसरे चरण के चुनाव से पहले पाकिस्तान की एंट्री होगी? क्योंकि बीजेपी की राजनीति बिना पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के पूरी नहीं होती। आलोक जी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा ले सकता है पाकिस्तान से, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की एंट्री न होगी। यानी पाकिस्तान और मुसलमान से तो बीजेपी हिंदुओं को अपनी तरफ मोड़ती है और यही सुपड़ा फोड़ करके, यही बम फोड़ कर जीतना चाहती है। अरे 140 करोड़ की जनता समझे, इसमें जो लोग व्हाट्सएप ट्विटर चलाते वो समझे कि किया क्या गया है हमारे लिए, हमें जो कहा गया था पूरा किया गया कि नहीं। ये पाकिस्तान की एंट्री आपकी काम आने वाली नहीं है, मुसलमानों की एंट्री आपके काम आने वाली नहीं है। काम आएगा तो आपके बच्चों को रोजगार। लोग कहते हैं भाई हमारे बच्चों को रोजगार में से क्या मतलब, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं। अरे भाई, आपकी बहन बेटी अगर शादी उस घर में होगी जिस बच्चा सरकारी नौकरी में होगा, तो कम से कम आपकी बेटी सुरक्षित होगी, ये तो सोचिए आप। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की एंट्री हो जाए, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की एंट्री हो सकती है, और क्यों नहीं होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि देश को दिखाना भी तो है पाकिस्तान हमारा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चर्चा में शामिल हुए। तो हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि देश में जब भी चुनाव होता है, चाहे राज्य का हो चाहे लोकसभा का हो, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान और मुसलमान के बिना जनता के बीच में नहीं जाती है। आने वाले तीसरे चरण के चुनाव से पहले ये निश्चित है कि पाकिस्तान की एंट्री भारत की राजनीति में बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि आज की जो हालात हैं, राजनीतिक दल की बात करें तो विकास के नाम पर या आम आदमी के जरूरतों पर कोई भी राजनीतिक पार्टी अभी तक खरी नहीं उतर पाई है। अगर बीजेपी की बात करें तो आने वाले तीसरे चरण के चुनाव से पहले ये निश्चित है, मेरा दावा है कि पाकिस्तान की एंट्री, पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगा जाएगा। चाइना भले ही आपकी जमीन कब्जा कर ले, लेकिन हम पाकिस्तान के नाम पर भारत की जनता को बरगलाएंगे। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डी भारत खबर।